हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गंगबारी ब्रेन में। गंगबारी ब्रेन आज फिर उपस्थित है एक नए टॉपिक के साथ। ध्यान दीजिएगा, अभी तक हमने डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के बहुविकल्पी और अतिलघु प्रश्न किए थे। आज हम देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न, राजन सीरीज के लघुत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, अभाज्य संख्याएँ किसे कहते हैं। हमने ये सारे इसमें से अधिकांश प्रश्न ऐसे हैं जो अतिलघु में हो चुके हैं। जैसे ये अभाज्य संख्याएँ किसे कहते हैं, तो वे संख्याएँ जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी से नहीं कटती हैं अभाज्य संख्याएँ कहलाती हैं। जैसे 3 है तो ये तो या तो 1 से कटेगा या 3 से कटेगा। 1 और 3 यानी 1 और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटेगा तो 3 अभाज्य हो गई। 1 भी ऐसा ही है, 1 भी 1 और 1 स्वयं के अतिरिक्त किसी से नहीं कटता। 2 भी ऐसे ही नहीं कटता, 5 भी ऐसा ही नहीं कटता है। तो इसी तरह से ये सारी संख्याएं अभाज्य संख्याएं हो गई। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, ऐसी संख्याएं जो 1 और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूरी विभाजित नहीं होती है अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें रूढ़ संख्याएं भी कहा जाता है। एग्जाम्पल दिया 1 2 3 4 5 7 11 13 17 19 23 29 और 31। इस तरह से ये हो गई अभाज्य संख्याएं। आगे अभाज्य गुणनखंड कैसे ज्ञात किया जाता है। अब कोई संख्या दी हुई है, उसके अभाज्य गुणनखंड किस तरह से ज्ञात करेंगे। किसी दी हुई संख्या को छोटे छोटे गुणांकों में तोड़ना, छोटी छोटी ऐसी संख्याओं में तोड़ना जिनकी गुणा उसी संख्या के बराबर आ जाए। कोई संख्या दी हुई है, उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ेंगे। जैसे ये 12 दिया हुआ है, 12 को हमने बहुत छोटे 2 गुणा 3 में तोड़ लिया। इससे छोटे गुणनखंडों में नहीं तोड़ा जा सकता 12 को। तो ये 12 को छोटे छोटे गुणनखंडों में तोड़ लिया, 2 2 और 3। तो 2 2 और 3 की गुणा करेंगे तो 12 आ रहा। तो इसी तरह गुणनखंड की परिभाषा, अभाज्य गुणनखंड की परिभाषा हो जाएगी कि किसी दी हुई संख्या को छोटे छोटे ऐसे गुणनखंडों में, ऐसे संख्याओं में, छोटी छोटी ऐसी संख्याओं में विभक्त करना जिनका गुणनखंड उस दी हुई संख्या के बराबर आ जाए, अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। जैसे ये 12 के गुणनखंड दिए हैं, 2 गुणा 3। इस तरह से ये हो गए अभाज्य गुणनखंड। ऐसे लासा भी कहते हैं। दिया हुआ है 2 तथा 3 से संख्या 12 पूरी विभाजित हो जाती है। ये सभी संख्याएं अभाज्य गुणनखंड हैं। ये गुणनखंड की लघुत्तम समापत्ति निकालने में सहायता प्रदान करते हैं। यानी लघुत्तम समापत्ति यानी लासा ज्ञात करने में इनका उपयोग किया जाता है। आगे भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं पढ़ा था। तो भाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याओं का उल्टा है। यानी अभाज्य संख्याओं में था वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी से विभाजित नहीं होती, वो अभाज्य हो गई। यहाँ पे भाज्य है तो वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए। वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूरी विभाजित हो जाए, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 है, 4 1 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा, इसके अतिरिक्त 2 से भी कट जाएगा। 6 है, 1 से कटेगा, 6 से कटेगा और इसके अतिरिक्त 2 और 3 से भी कट जाएगा। तो 4 6 8 12 14 16 ये सारी हो गई भाज्य संख्याएं। आगे अपवर्तक से क्या अभिप्राय है। अपवर्तक समझिएगा, कोई संख्या दी हुई है, वह संख्या छोटे से छोटे जिन संख्याओं से पूरी कट जाती है वो सारे उसके अपवर्तक कहलाते हैं। जैसे ये 24 नीचे 12 दिया हुआ है, तो 12 1 से भी कट जाता है, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 4 3 12, 6 से भी कट जाएगा और 12 से भी कट जाएगा। इसके अतिरिक्त ये इतनी संख्याएं लिखी हुई हैं, 6 संख्याएं लिखी हुई हैं, इन 6 के अलावा अन्य किसी से नहीं कटेगा। तो 12 के कितने अपवर्तक हो गए, 12 के अपवर्तक हो गए 6। इसी तरह आगे 24 दिया हुआ है, 24 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 8 3 24, 12 से भी कट जाएगा और 24 से भी कट जाएगा। तो 24 के अपवर्तक हो जाएंगे 2 8, तो 24 के अपवर्तक हो जाएंगे 8। यानी अपवर्तक वह संख्या, किसी दी हुई संख्या के अपवर्तक वे छोटी से छोटी संख्याएं होती हैं जिनसे वह संख्या पूरी विभाजित हो जाती है, अपवर्तक कहलाते हैं। आगे देखिए, भाग से आप क्या समझते हैं। भाग को आप पढ़ लेंगे, हालांकि जानते हैं। ऐसे ही गुणा, भाग और गुणा इनको केवल पढ़ लेंगे आप। घटाने का अर्थ है कम करना। इसमें दिया है घटाने में किन महत्वपूर्ण पदों को ध्यान रखना चाहिए, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए, कि आप इसे केवल पढ़ लेंगे। जोड़ने का अर्थ है गिनती, यानी गिनती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना ही जोड़ है, तो इसे भी पढ़ेंगे। इसके बाद 9 नंबर देखेंगे, 3x² + 5xy + 7y और 2x - 5y को जोड़िए।
तो ये दो व्यंजक दिए हुए हैं, दोनों व्यंजकों को हम प्लस का चिन्ह लगा के लिख देंगे। जैसे लिख दिया योग बराबर, पहला व्यंजक लिखा 3x² प्लस 5xy प्लस का 7y, लिख लिए 3 पद, इसके बाद में प्लस लगा दिया, फिर 2xy माइनस के 5y, लास्ट वाले व्यंजक लिख लिए। देखिए योग बराबर में आगे 5 पद दिए हुए हैं, 5 में स्टार्टिंग के 3 पदों से एक स्टार्टिंग पहला व्यंजक हो गया, फिर लास्ट के 2 पदों से दूसरा व्यंजक हो गया, दोनों के बीच में चिन्ह लगाया प्लस का, जोड़ कराया जा रहा तो प्लस का चिन्ह लग जाएगा। अब सजातीय पदों को पास पास कर लेंगे। सजातीय मतलब एक जैसे, जिसमें x के गुणा मतलब x की घात बराबर हो, यानी जितने भी चर हैं सारे चरों की घात समान हो तो वो होते हैं सजातीय। जैसे 3x² x² वाला कोई पद नहीं है तो 3x² वाला ऐसे ही लिख लिया। 5xy प्लस का है, xy वाला भी पद है 2xy तो इसे भी लिख लेंगे 5xy प्लस 2xy, प्लस का 7y, y वाला पद लिख लिया माइनस के 5y, पास पास लिख दिए सारे सजातीय। तो 3x² ऐसा ही उतर जाएगा, कोई पद है ही नहीं तो ना जुड़ेगा कुछ ना कुछ घटेगा, ऐसा ही लिख लिया 3x²। फिर 5xy और 2xy दोनों प्लस के हैं यानी समान चिन्ह के हैं दोनों, जब दोनों समान चिन्ह के हैं तो जुड़ जाएंगे, तो 5xy में 2xy जुड़ जाएंगे, हो जाएगा 7xy, प्लस के 7xy और माइनस के 7y और प्लस के 7y है, माइनस के 5y, विपरीत चिन्ह है तो ये घट जाएंगे, यानी कि 7y में से 5 का ही गए 2 बचेंगे, 2y बचेंगे, लेकिन किसके बचेंगे जिसके ज़्यादा हैं, 7y प्लस के ज़्यादा तो प्लस के 2y बचेंगे, तभी आ जाएगा इनका योग 3x² प्लस के 7xy प्लस का 2y। ऐसे ही 4x माइनस के y प्लस z में से x माइनस y को घटाइए। घटाना है मतलब इनका अंतर करना है, तो घटाने को क्या है कि दोनों ब्रैकेट्स के बीच में माइनस का चिन्ह लगा लेंगे, दोनों व्यंजकों के बीच में। तो पहला व्यंजक लिख लिया 4x माइनस के y प्लस का 5z, ब्रैकेट में बंद कर लिया, माइनस लगाया, फिर दूसरा व्यंजक उतार लिया x माइनस के y। अब ध्यान रखिएगा किसी भी ब्रैकेट से पहले अगर माइनस चिन्ह है तो ब्रैकेट खोलने पर उस ब्रैकेट के सारे पदों के चिन्ह बदल जाएंगे। तो दूसरी ब्रैकेट से पहले माइनस है तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, x प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा, y माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा, तभी हो गया 4x माइनस के y प्लस का 5z माइनस के x माइनस के प्लस हो जाएगा प्लस का y। अब सजातीय पद इकट्ठे करेंगे, यानी x वाले एक तरफ पास पास, y वाले पास पास, z वाले अलग। तो 4x और x वाला कौन सा है माइनस का है, तो 4x माइनस x माइनस के y और प्लस का y प्लस का 5z अकेला है, y प्लस का है एक माइनस का है, यानी एक y प्लस का एक y माइनस का है। समान पद परिमाण में समान, चिन्ह में विपरीत, तो समान परिमाण और चिन्ह विपरीत होने पर कट जाएंगे, तो निरसन नियम से माइनस y प्लस y कैंसिल हो जाएंगे। और 4x प्लस का है माइनस का x है तो 4x में से एक x गया, 3x बचेगा। ये घटाने का केवल तरीका दिखाया गया है नीचे से तीसरी लाइन में। तो 4x में से एक x गया, 3x बचा, y कट गए 0y प्लस का 5z अकेला है तो वैसे ही तो जाएगा, तभी आंसर आ जाएगा 3x प्लस का 5z। सवाल नंबर देखिए 11, 2p माइनस ब्रैकेट में 3q प्लस ब्रैकेट में 5p माइनस का q प्लस का 2p। तो यहाँ पे छोटी ब्रैकेट है, मझली ब्रैकेट है, जहाँ पे एक से ज़्यादा ब्रैकेट से यूज की जाती है तो सबसे पहले सबसे छोटी ब्रैकेट को यूज खोलेंगे। तो सबसे छोटी ब्रैकेट जो अंदर लगी हुई है तो उसे खोलेंगे। अगर तीनों ब्रैकेट से दी हुई हो या 3 ब्रैकेट से दी हुई हो या इसके अतिरिक्त कोई रेखा कोष्ठक दिया हुआ हो, तो अगर केवल 3 ब्रैकेट से दी हुई है तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट खोलेंगे, फिर मझली ब्रैकेट खोलेंगे, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट खोलेंगे। तो यहाँ पे छोटी ब्रैकेट के अंदर 5p माइनस के q प्लस का 2p है तो पहले छोटी ब्रैकेट खोलेंगे, तभी देखिएगा 2p माइनस 3q प्लस का ब्रैकेट खोल देंगे तो हट जाएगी ब्रैकेट। ब्रैकेट से पहले प्लस है तो कोई चिन्ह भी नहीं बदलेगा, तो ऐसे ही ब्रैकेट हट जाएगी, केवल प्लस का 5p माइनस का q प्लस का 2p। अब देखिए आप सिंगल ब्रैकेट हो गई, तो इसमें देखिएगा सिंगल ब्रैकेट हो गई है, तो अब क्या इसके अंदर ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो अब जब ये वाली ब्रैकेट खुलेगी तो बाहर माइनस है तो फिर चिन्ह बदल जाएंगे, अंदर सारे पदों के चिन्ह बदलेंगे। तो 2p माइनस 3q और 5p और माइनस के 5 भी हो गए, और q प्लस माइनस का था वो प्लस का हो गया, और प्लस के 2 p थे वो माइनस के हो गए। तो अब देखिए 2p स्टार्टिंग में प्लस के हैं और लास्ट में 2p माइनस के हैं, तो 2p से 2p
कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। माइनस का 3q बचा, माइनस का 5p बचा और प्लस का q बचा। तो q वाले देख लेंगे, माइनस का 3q है और प्लस का q है, विपरीत चिन्ह के हैं तो घट जाएंगे। 3q में से 1q चला गया, 2q बचेगा, बचेंगे उसके जिसके ज़्यादा चिन्ह वो बचेगा, जो ज़्यादा होंगे तो माइनस के ज़्यादा थे तो माइनस का 2q बचेगा, माइनस के 5p। तो आंसर आ जाएगा माइनस के 5p माइनस का 2q। आगे देखिएगा, इन सारे सवालों में ध्यान रखना पड़ेगा कि ब्रैकेट से पहले अगर माइनस है तो सारे चिन्ह बदलेंगे, अगर माइनस नहीं है तो चिन्ह नहीं बदलेंगे, वरना आंसर गलत हो जाएगा। आगे 12 नंबर देखिएगा, 5xy प्लस का 3z बड़ी ब्रैकेट 3z माइनस का मझली ब्रैकेट 2x माइनस का छोटी ब्रैकेट 2z माइनस का 3y, तीनों ब्रैकेट्स लगी हुई हैं बारी बारी से, यानी पहले छोटी ब्रैकेट बंद करेगी, फिर मझली ब्रैकेट, फिर बड़ी ब्रैकेट। देखिएगा आप, तो सबसे पहले सबसे छोटी खोलेंगे तो सबसे छोटी ब्रैकेट 2z माइनस के 3y है, तो इससे पहले माइनस लगा हुआ है तो चिन्ह बदल जाएंगे। बाकी सब सेम ज्यों का त्यों उतार लेंगे, तो 5xy वैसा उतार लिया, प्लस ब्रैकेट उतार ली, 3z उतार लिया, माइनस मझली ब्रैकेट लगा ली, 2x उतार लिया। अब चिन्ह बदल के लिखेंगे, माइनस के 2z और माइनस के 3y थे वो हो जाएंगे प्लस का 3y, मझली ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट। अब देखिए मझली ब्रैकेट से पहले भी माइनस है तो मझली ब्रैकेट हटाएंगे तो फिर चिन्ह बदलेंगे अंदर, तो 5xy प्लस बड़ी ब्रैकेट 3z, 2x प्लस का था माइनस का हो जाएगा, 2z माइनस का था प्लस का हो जाएगा, 3y प्लस का था ये माइनस का हो जाएगा, तभी आ जाएगा अंदर 3z माइनस के 2x प्लस का 2z माइनस के 3y, बड़ी ब्रैकेट बंद। तो अब देखिए, अब बड़ी ब्रैकेट जब खोलेंगे तो बड़ी ब्रैकेट से पहले प्लस है तो अब कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, तो 5xy प्लस का 3z माइनस के 2x प्लस का 2z माइनस के 3y। तो सजातीय पदों को यानी एक जैसे पदों को जोड़ लेंगे, बाकी ज्यों की त्यों लिख देंगे। तो 5xy अकेला है तो ये ऐसे उतर जाएगा, 3z है और z वाला एक और है, चौथा पद 3z और 2z दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, 3 2 5z, x वाला अकेला है तो ऐसा ही उतर जाएगा माइनस का 2x, y वाला भी ऐसा ही उतर जाएगा माइनस के 3y। आंसर आ जाएगा 5xy प्लस का 5z माइनस के 2y माइनस के 3y। 13 नंबर देखिएगा, 2x² बाई जेड माइनस बड़ी ब्रैकेट 3x² माइनस मझली ब्रैकेट 2y² माइनस x² बाई जेड छोटी ब्रैकेट है x² बाई जेड माइनस y² प्लस का z², छोटी ब्रैकेट बंद कर दी, फिर मझली ब्रैकेट, फिर बड़ी ब्रैकेट, तीनों ब्रैकेट हैं तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट खोलेंगे। अब छोटी ब्रैकेट से पहले माइनस है तो छोटी ब्रैकेट खोलेंगे तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे। देखिएगा सारे, 2x², दूसरी लाइन देखते हैं, 2x² बाई जेड माइनस बड़ी ब्रैकेट जो कि त्यों उतार ली, माइनस के बड़ी ब्रैकेट 3x² माइनस फिर मझली ब्रैकेट 2y² माइनस x² बाई जेड माइनस y² प्लस x²। अब ब्रैकेट खोलेंगे तीसरी लाइन में, तो 2x² बाई जेड माइनस 3x² माइनस मझली ब्रैकेट 2y² x² बाई जेड प्लस का था वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का y² था वो प्लस का y² हो गया और प्लस का x² था वो माइनस का x² हो गया। मझली ब्रैकेट बंद और बड़ी ब्रैकेट बंद। अब मझली से भी पहले माइनस लगा हुआ है तो बी वाली हटाएंगे तो फिर चिन्ह बदल जाएंगे। तो आंसर आगे लाइन में है, 2x² बाई जेड माइनस बड़ी ब्रैकेट 3x² माइनस 2y² प्लस का था माइनस का हो गया, x² बाई जेड माइनस का था प्लस का हो गया, y² प्लस का था माइनस का हो गया, x² माइनस का था प्लस का हो जाएगा, बड़ी ब्रैकेट बंद। अब फिर देखिएगा, बड़ी ब्रैकेट से पहले भी माइनस है तो फिर चिन्ह बदल जाएंगे सारे, बड़ी ब्रैकेट हटेगी तो 2x² बाई जेड माइनस 3x² ये प्लस का था तो ये माइनस का हो जाएगा, 2y² प्लस माइनस का था ये प्लस का 2y² हो गया, प्लस का x² बाई जेड था ये माइनस का x² बाई जेड हो गया, माइनस का y² प्लस का y² हो गया और ये हो गया माइनस का x²। अब सजातीय पद देखेंगे तो पहला पद है 2x² बाई जेड, तो देखिए इसकी तरह कोई सजातीय पद है। चौथे नंबर पे है x² बाई जेड, तो ये 2x² बाई जेड है वो है x² बाई जेड माइनस का, ये प्लस का है वो माइनस का है, तो दो में से एक निकल जाएगा, एक x² बाई जेड बचेगा प्लस का। आगे 3x² माइनस का है, सबसे लास्ट में माइनस का एक x² है, तो माइनस के 3 ये हैं, माइनस के 1 वो है, समान चिन्ह के हैं तो जुड़ जाएंगे, माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस के 4 x² हो गए। बचा क्या, 2y²
और 1/² ये बचा, तो 2 और 1 3/²। आंसर आ गया x² माइनस के 4x² प्लस का 3/²। आगे देखिएगा 14 नंबर, 3 की घात 4 की घात 4, 3 की घात 4 और पूरे की घात लगी है 4 गुणा 9 की घात 6 भाग 27 की घात 7 गुणा 3 की घात 9 को सरल कीजिए। तो सबसे पहली बात है, जो भाग के बाद जितना भी पद लिखा हुआ है वो सब बटे में आ जाएगा। तो 3 की घात 4 की घात यानी घात की घात लगी है 4, तो 3 की घात की घात लगी होती है तो घातों की गुणा हो जाती है। तो 3 की घात 4 और पूरे की घात 4, तो इसका मतलब हो जाएगा 3 की घात 4 गुणा 4 इंटू 9 की घात 6 बटे में आ जाएगा 27 की घात 7 यानी भाग वाला जितना भी है वो बटे में आ जाएगा। 27 की घात 7 गुणा 3 की घात 9, तो ये 3 की घात 4 चौक हो गए 3 की घात 16। घातों की गुणा हो जाती है। समान आधार वाले पदों की अगर घात गुणा कर रहे हैं तो समान आधार होने पर घातें जुड़ जाती हैं, और अगर घात के ऊपर घात लगी हुई है तो घातों की गुणा हो जाती है। ये कुछ फार्मूलाज हैं। आगे 3 की घात 16 हो गई है इंटू गुणा 9 को लिख लिया 3x² में, पूरे की घात 6 लगी है तो वो वैसी लगी रहने दी। भाई घात जो 6 लगी वो ज्यों की त्यों रही थी, केवल 9 की जगह पर 3² लिख दिया, क्योंकि 3 की घात 2 का मान 9 होता है, तो 9 की जगह 3² लिख दिया, पूरे की घात 6 रही। अब आगे क्या हुआ, नीचे 27 की जगह 3 की घात 3 लिखा हुआ है, क्योंकि 3 की घात 3 यानी 3 की 3 बार गुणा करेंगे तो 27 आएगा। तो 27 की जगह 3 की घात 3 लिख दिया है, क्योंकि 27 का 3 की घात 3 का मान 27 ही होता है, और पूरे की घात 7 लगी रही गुणा 3 की घात 9, ये तो है ही। अब हमने इन सबको एक ही मतलब आधार में क्यों चेंज किया, ऊपर भी सबको 9 की घात में था उसे भी 3 में चेंज किया, नीचे भी 3 में चेंज किया। ये इसलिए किया क्योंकि जब सब एक जैसे हो जाएंगे तभी जोड़ घट जाएंगे या कट जाएंगे, तभी हमें सरल कर पाएंगे। अगर इन्हें एक उसमें नहीं चेंज करेंगे, एक ही आधार में चेंज नहीं करेंगे, तो ये ना तो कट पाएंगे, ना ही जुड़ेंगे, ना ही घटेंगे। तो केवल इसीलिए तोड़ा। तो ऊपर 3 की घात 16 गुणा 3 की घात, फिर 2 और 6 की गुणा हो जाएगी घात की घात, तो 3 की घात 2 छंगे 12, 3 की घात 16 गुणा 3 की घात 12 बटे नीचे आ जाएगा 3 सत्ते 21, यानी 3 की घात 21 गुणा 3 की घात 9। ऊपर गुणा हो रही है समान आधार दोनों की, मतलब 3 की घात 16 लगी, 3 की घात 12, तो आधार दोनों जगह 3 3 है, तो समान आधार होने पर घातें जुड़ जाती हैं गुणा में। तो 3 की लिख दिया, घातें जुड़ जाएंगी, 16 12 28, तो ऊपर आ गया 3 की घात 28, नीचे भी जुड़ जाएंगी 3 की घात 21 और 9 30, 3 की घात 30 हो गया। अब नीचे घात 30 है प्लस में, ऊपर जाएगी तो घात जाएगी माइनस में, और माइनस में जाएगी तो ऊपर वाली घात में से नीचे 30 वाली घात घट जाएगी। तो 3 की घात 28 माइनस के 30 बराबर 30 में से 28 गया, बचा माइनस के 2, यानी 3 की घात -2। अब 3 की घात -2 इसके बटे में क्या होगा, 1 होगा, तो 3 की घात 2 माइनस की है ऊपर, अगर नीचे ले जाएंगे तो पहुंच जाएगी प्लस में, 3 की घात 2 बराबर 1/9। ये फार्मूलाज हम सारे अलग से लिखकर एक भेजेंगे। 15 नंबर देखिए, 6 की घात 2 की होल घात 3 गुणा 12 की घात 4 भाग 4 की घात 5 गुणा 9 की घात 4। देखो ऊपर 6 की घात 2 की घात 3 है गुणा 12 की घात 4 है, बाकी जो भाग वाला है उसे हम बटे में लिख लिए, भाग वाले को बटे में लिख लिया। अब ये जो 6 लिखा था 6 की घात 2, तो हमने 6 को तोड़ लिया 3 गुणा 2 में, 6 को तोड़ लिया है 3 गुणा 2 में, और इधर 12 को तोड़ लिया 4 गुणा 3 में। केवल इनकी जगह 6 की जगह 3 गुणा 2 लिखा है और 12 की जगह 4 गुणा 3 लिखा है, बाकी कोई चेंजिंग नहीं की। और हर में क्या हुआ, 4 की घात 5 गुणा 9 की जगह 3 की घात 2 लिख दिया, क्योंकि हम ऊपर और नीचे सबको समान आधार में तोड़ेंगे, जिससे ऊपर और नीचे 4 4 हो जाए, नीचे और 3 3 हो जाए, जिससे 4 4 या 3 3 कुछ कट जाए या घट जाएं, जिससे कुछ सरल हो। अब बराबर देखिएगा, 3 की घात 3 गुणा 2 की घात 2 लगी थी, तो अलग अलग कर ली, तो 3 की घात 2 हो गई गुणा 2 की घात 2 हो गई, और पूरे की घात 3 अब भी लगी है गुणा, ऐसे 4 की घात 4 हो गई गुणा 3 की घात 4 हो गई, घातें अलग अलग कर दी सबकी। नीचे 4 की घात 5 गुणा
घातों की गुणा हो गई 3 गुणा 3 की घात 2 2 चौके 8 यानी 3 की घात 8 आ गई। अब देखिए 3 की घात 2 है और पूरे की घात 3 लगी हुई है तो गुणा हो जाएगी 2 गुणा 3 तो 3 की घात 6 आ गई। इसी तरह से 2 की घात भी 6 हो जाएगी क्योंकि 2 और 3 की गुणा होगी तो 3 की घात 6 गुणा 2 की घात 6 गुणा 4 की घात 4 गुणा 3 की घात 4 बटे 4 की घात 5 गुणा 3 की घात 8। ठीक है। अब देखिएगा ऊपर 3 की घात 6 है और लास्ट में 3 की घात 4 है तो समान आधार हैं, तो समान आधार है तो घातें जोड़ी जाएंगी तभी 6 और 4 10 हो गई तो 3 की घात 10 हो गई तो 2 पद निपट गए। बाकी क्या बचा 2 की घात 6 बचा गुणा 4 की घात 4 तो ये 3 पद हो गए ऊपर। नीचे बचे हैं 4 की घात 4 गुणा 3 की घात 8 तो नीचे ये 3 की घात 8 प्लस में है ऊपर जाएगी तो 3 की घात वाले पद में से ये घात घट जाएगी जाके और 4 है 4 की घात 5 है ये भी ऊपर जाके घट जाएगा जाके। तो देखिए 3 की घात 10 में से नीचे की घात 8 घट जाएगी जाके तो 3 की घात 10 माइनस 8 गुणा 2 की घात 6 गुणा 4 की घात 4 में से माइनस के 5 हो जाएंगे 5 ऊपर जाके घटेगा तो इधर बचा 3 की घात 10 में से 8 गई 2 यानी 3 की घात 2 गुणा 4 की घात माइनस 1 गुणा 2 की घात 6। 4 की घात माइनस 1 यानी 4 को माइनस 1 है तो नीचे ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी घात यानी 4 की घात 1 तो 3 की घात 2 बचेगा ऊपर गुणा 2 की घात 6 बचेगा बटे 4 आ जाएगा। भाई ऊपर 4 की घात माइनस 1 है तो नीचे 4 की घात प्लस 1 हो जाएगी तो 4 की घात प्लस 1 का मान 4 होता है। 4 की जगह लिख दिया 4 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 में क्योंकि 2 की घात 2 का मान 4 होता है तो 4 को लिख लिया 2 की पावर 2 में तो 3 की घात 2 गुणा 2 की घात 6 बटे 2 की घात 2। अब ये 2 की घात 2 नीचे है ये ऊपर घटेगी जाके तो 3 की घात 2 गुणा 6 में से घट जाएगी जाके 2 की घात 6 माइनस 2 यानी 3 की घात 2 का मान आ जाएगा 9 गुणा 2 की घात 4 और 2 की घात 4 का मतलब 2 की 4 बार गुणा जो कि इधर दिखाया गया है। 3 की घात 2 का मतलब 3 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 तो 3 की घात 2 का मान 9 गुणा 2 की घात 4 का मान 16 और 9 की गुणा आ जाएगी 144। आगे 16 नंबर है x की घात 3 बाई स्क्वायर बटे एक्स बाई की होल घात -2 भाग है एक्स बाई बटे एक्स स्क्वायर बाई की घात 3 पूरे की घात है -3 तो बटे वाला देखिएगा एक्स की घात 3 बाई की घात 2 बटे एक्स बाई तो यहाँ पे क्या हुआ नीचे एक्स बाई है पहले पद में तो ऊपर से एक एक्स कट जाएगा एक नीचे बाई कट जाएगा तो एक बाई का एक्स कम हो जाएगा तो बचेगा एक्स स्क्वायर एक बाई कम हो जाएगा तो बचेगा बाई यानी एक्स स्क्वायर गुणा बाई पूरे की घात -2 भाग ऐसे ही इधर ये एक्स की घात 1 है ऊपर एक्स की और बाई की घात 1 है तो एक्स की घात 2 ऊपर एक में से घटेगी जाके तो एक एक्स की घात 1 माइनस के 2 तभी आ जाएगा एक्स की घात -1 इंटू बाई की घात माइनस का 1 में से 3 घटेगा तो 1 माइनस 3 यानी बाई की घात -2 और पूरे की घात 3। हम इसे दोबारा सरल करके भेजेंगे तो ये एक्स की घात 2 और -2 की गुणा हो जाएगी तो आ जाएगा एक्स की घात -4 गुणा बाई की घात -2 भाग एक्स की घात गुणा करेंगे तो एक्स की घात -3 इंटू एक्स बाई की घात -3 की गुणा होगी तो ये माइनस ऑलरेडी है तो जाएगा एक्स की घात 3 गुणा बाई की घात 6। अब ये भाग वाले पद आ जाएगा बटे में तो एक्स की घात 4 इंटू बाई की घात -2 बटे एक्स की घात 3 इंटू बाई की घात 6। नीचे घातें प्लस की हैं ऊपर एक्स वाले में से घटेंगी जाके तो एक्स की घात -4 -3 इंटू बाई की घात -2 माइनस का 6 तो घट जाएंगे तो एक्स की घात -4 -3 समान है तो जुड़ेंगे एक्स की घात माइनस के साथ इंटू -2 -6 एक्स की घात -8। अब ये ऊपर घातें माइनस की हैं नीचे में ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा बराबर 1 बट्टी एक्स की घात 7 इंटू बाई की घात 8। इन्हें हम सल्यूशन करके इनका दोबारा भेजेंगे। 17 नंबर प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं स्पष्ट कीजिए। प्राकृतिक संख्या हमने बताया था ये शॉर्ट में भी मतलब वेरी शॉर्ट में भी पढ़ा था कि जो प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं। प्राकृतिक संख्याएं यानी जो काउंटेबल नंबर्स होते हैं यानी हम गणना करने में जिन संख्याओं को प्रयुक्त करते हैं वो सारी प्राकृतिक संख्याएं हैं यानी गणना में प्रयुक्त होने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। तो ये 1 से स्टार्ट होती हैं 1 2 3 4 5
इनफाइनाइट अनंत तक होती हैं तो ये हो गई प्राकृतिक संख्याएं। पूर्णांक का संख्या रेखा पर किस तरह निरूपण किया जाता है? पूर्णांक का संख्या रेखा पर किस तरह से निरूपण किया जाता है? ये पूर्णांकों का जोड़ना घटाना बताया गया है। हमने बताया था समान चिन्ह होंगे तो जुड़ेंगे और विपरीत चिन्ह होंगे तो घटेंगे, और समान चिन्ह होंगे अगर दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, प्लस का चिन्ह आएगा, अगर दोनों माइनस के हैं तो घट जाएंगे और चिन्ह माइनस का आएगा, और अगर विपरीत चिन्ह के हैं तो घटेंगे लेकिन चिन्ह उसका आएगा जो संख्या बड़ी होगी। अगर प्लस की बड़ी है तो प्लस का आएगा, माइनस की बड़ी है तो माइनस का आएगा। अब जैसे ये z बराबर दिया हुआ है, z बराबर दिया हुआ है, पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक सारी संख्याएं पूर्णांक हैं, यानी सारी धनात्मक संख्याएं, सारी ऋणात्मक संख्याएं, सब पूर्णांक हैं। पूर्णांक का संख्या रेखा पर निरूपण किस तरह से किया जाता है? ये हमने बताया हुआ भी है कि संख्या रेखा खींच लेंगे, उस पर बराबर बराबर दूरी पर पॉइंट लगा लेंगे और बीच वाले पॉइंट मतलब बराबर बराबर दूरी पर बिंदु लगा लेंगे। बीच वाले बिंदु को 0 तरह दे देंगे और 0 से बाईं ओर जाएंगे तो बाईं ओर प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस 3 इस तरह से लिख देंगे, और दाईं ओर -1, -2, -3, यानी 0 से बाईं ओर धनात्मक पूर्णांक होते हैं और 0 से दाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। नहीं सॉरी, बाईं ओर ऋणात्मक और दाईं ओर धनात्मक होते हैं। अब आगे देखिएगा 19 नंबर, पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? स्पष्ट कीजिए। पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक, यानी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आगे देखिएगा धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं? वे पूर्ण संख्याएं, मतलब धनात्मक पूर्णांक यानी कि सभी प्लस वाली संख्याएं धनात्मक पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 पॉजिटिव संख्याएं 1 से ही प्रारंभ होती हैं, तो 1, 2, 3, 4, और 1, 2, 3, 4 क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5 को धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है। यानी वे संख्याएं जो अर्थात सभी प्राकृतिक संख्याओं को, प्राकृतिक संख्याएं 1 से ही शुरू होती हैं, तो सभी प्राकृतिक संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है। यानी धन चिन्ह के साथ जो संख्याएं धन चिन्ह के साथ लिखी गई प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक पूर्णांक, और ऋण चिन्ह के साथ माइनस चिन्ह लगा के प्राकृतिक संख्याओं को लिख दिया जाएगा तो हो जाएंगे ऋणात्मक पूर्णांक। पूर्णांकों को संख्या रेखा पर निरूपण अभी हमने बताया था। देखिएगा 21 नंबर, परमेय संख्याओं को में क्रम संबंध बताइए। परमेय संख्याओं में क्रम संबंध। क्रम संबंध के लिए ए और बी 2 परमेय संख्याएं हैं, तो इनके बीच निम्न 3 संबंध हो सकते हैं। कौन कौन से 3? अगर कोई 2 संख्याएं दी हुई हैं तो उनके बीच में 3 संबंध हो सकते हैं। कौन सा? कि या तो ए बी से बड़ा होगा, या ए बी के बराबर होगा, या ए बी से छोटा होगा। ये 3 संबंध होते हैं। जैसे अगर कोई 2 व्यक्ति खड़े हैं तो उनमें भी 3 संबंध होते हैं, या तो दोनों उनमें से पहला दूसरे से बड़ा होगा, या दोनों बराबर होंगे, या पहले दूसरे से छोटा होगा। तो वही यहाँ पर दिखाया गया है, संबंध बड़ा है अथवा बराबर है अथवा छोटा है, क्रम संबंध कहलाते हैं। 23 नंबर है, पूर्ण संख्याओं पर योग, संक्रिया तथा प्रगुण का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। पूर्ण संख्याओं पर योग संक्रियाओं के प्रगुण। देखिएगा 2 पूर्ण संख्याओं या 2 पूर्णांकों को जोड़ा जाता है तो उनका योगफल भी पूर्णांक होता है। ये हो गया संवर्ग प्रगुण। ऊपर देखो -5 और +3, -5 + 8 जोड़ा गया, क्या आया? +3। -6 और -2 को जोड़ा गया, आया -8, +11 और -7 को जोड़ा गया, +4 आया, +12 और +3 को जोड़ा गया, +15 आया। यानी हमने इन पूर्णांकों को जोड़ा गया, दोनों प्लस पूर्णांक, दोनों ऋणात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक एक ऋणात्मक और एक ऋणात्मक एक धनात्मक, हर तरह के पूर्णांकों को जोड़ा। तो देखिएगा आगे +3, -8, +4, +15, तो ये 4 संख्याएं आई जोड़ने पर, तरह तरह की पूर्णांकों को जोड़ने पर ये संख्याएं आई। ये सारे भी क्या हैं? पूर्णांक हैं। तो पहला हो जाएगा संवर्ग प्रगुण, हो जाएगा कि 2 पूर्ण संख्याओं को या 2 पूर्णांकों को जोड़ने पर प्राप्त योगफल भी पूर्णांक होता है। यानी पूर्णांकों का योगफल भी पूर्णांक होता है। ये हो गया संवर्ग प्रगुण। अब देखिएगा क्रम विनिमय देखेंगे। क्रम विनिमय यानी अगर ए और बी को जोड़ा जाए और
बी मतलब ए में बी को जोड़ा जाए या बी में ए को जोड़ा जाए तो योगफल समान रहेगा। जैसे देखिएगा प्लस का 5 में प्लस के 3 को जोड़ा गया है और फिर प्लस के 3 में प्लस के 5 को जोड़ा गया, लेकिन योगफल 8 ही आया है दोनों बार में। दूसरे में प्लस का 3 और माइनस के 5 को जोड़ा गया है बराबर -5 प्लस के 3, यानी -5 में प्लस के 3 को जोड़ा गया है तब भी माइनस का 2 ही है। तो ये हो गया क्रम विनिमय नियम, यानी कि अगर क्रम बदल दें तब भी योगफल समान ही रहता है। आगे साचार्य नियम, योग संक्रिया का साचार्य नियम। साचार्य नियम क्या है कि अलग अलग जोड़े बनाकर जोड़ना, अलग अलग जोड़े बनाकर जोड़ना। जैसे देखिए ए बी सी 3 संख्याएं हैं, तो हमने पहला जोड़ा ए और बी को मतलब जोड़ के फिर सी को जोड़ा है, अगले में बी और सी को जोड़ के फिर उसमें ए को जोड़ा है। तो देखिएगा ए प्लस बी ब्रैकेट प्लस का सी बराबर ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी, यानी बाईं ओर क्या हुआ, बाईं ओर ए प्लस बी को जोड़कर उसमें सी को जोड़ा गया और दाईं ओर बी प्लस सी को जोड़ा गया पहले, फिर उसके साथ ए को जोड़ा गया। जैसे देखिएगा पूर्णांकों पर योग संक्रिया का, इस प्रगुण को योग संक्रिया का साचार्य प्रगुण कहते हैं। साचार्य प्रगुण अब तीनों समझ में आए होंगे। देखिएगा कि संबरक प्रगुण क्या होगा, संबरक प्रगुण वह होगा कि दो पूर्णांकों को जोड़ने पर पूर्णांक ही प्राप्त होते हैं। और क्रम विनिमय नियम हो जाएगा कि जो है क्रम बदलने पर भी, मतलब पहले को दो संख्याओं के आपस में क्रम बदलकर जोड़ने पर भी उनका योगफल समान रहता है। आगे हो जाएगा योग संक्रिया का साचार्य प्रगुण। साचार्य प्रगुण में क्या है, साचार्य प्रगुण में है कि हम अलग अलग 3 संख्याएं दी हुई हैं तो अलग अलग 2 के जोड़े बनाकर तीसरी संख्या को जोड़ेंगे, अलग अलग जोड़े बनाकर, तब भी योगफल समान ही रहता है। ये हो गया योग संक्रिया का साचार्य प्रगुण। आगे देखिए पियानो की अपग्रहितियों को उदाहरण से समझाइए। हालांकि अभी तक आया तो नहीं लेकिन पढ़ लीजिएगा। जी पियानो इटली के गणितज्ञ थे। सन 1889 में इन्होंने एक अमूर्त समुच्चय एन की कल्पना की और इसके अवयवों को प्राकृतिक संख्या कहा। प्राकृतिक संख्याओं के संबंध में पियानो की कुल 5 अपग्रहितियाँ निम्नवत हैं। तो इन्होंने 5 अपग्रहितियाँ दी हैं। इन्होंने पहले एक समुच्चय माना था जिन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहा गया, तो उनके बारे में इन्होंने 5 अपग्रहितियाँ यानी 5 पॉइंट दिए। देखिएगा वो क्या है। अगर एक मतलब दिया हुआ है कि P1 की एक प्राकृतिक संख्या है तो इसका मतलब होगा कि एक जो है उस समुच्चय को, जो इन्होंने n समुच्चय माना था, उसको बिलोंग करेगा। यानी अगर एक पूर्णांक है, प्राकृतिक संख्या है, जैसे इन्होंने जो n समुच्चय माना था वो n समुच्चय क्या था, वो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय था। जो n समुच्चय माना वो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय था। तो वही इन्होंने कहा है कि अगर एक प्राकृतिक संख्या है तो इसका मतलब कि वह एक उस समुच्चय n को भी बिलोंग करेगा, यानी उससे संबंधित होगा। क्यों? क्योंकि अगर एक प्राकृतिक संख्या है और प्राकृतिक संख्याएं उस समुच्चय n में है तो इसका मतलब एक जो है उस n से संबंधित है। तो वही हो गया पहला पॉइंट कि अगर एक प्राकृतिक संख्या, इसका मतलब है कि एक उस समुच्चय से जो उन्होंने माना है उससे संबंधित है या उससे बिलोंग करेगा। ये जो चिन्ह दिया हुआ है इसका अर्थ होता है बिलोंग करेगा, अर्थात संबंधित है। आगे देखिएगा दूसरा, यदि a प्राकृतिक संख्या है, यदि a प्राकृतिक संख्या है तो a प्लस भी प्राकृतिक संख्या, a प्लस 1 भी प्राकृतिक संख्या होगी। देखिएगा इनका कहने का मतलब है कि अगर कोई प्राकृतिक संख्या, कोई संख्या दी हुई है वो प्राकृतिक संख्या है तो उसमें अगर हम 1 जोड़ देंगे तब भी प्राकृतिक संख्या ही मिलेगी। देखिएगा जैसे 2 है, 2 प्राकृतिक संख्या है, 2 में अगर हम 1 को जोड़ दें यानी 3 हो जाएगा, तो 3 भी क्या है, प्राकृतिक संख्या है। अगर हम 7 ले लें और 7 में 1 जोड़ दें तो 8 हो जाएगा, 8 भी प्राकृतिक संख्या है। तो वही इनका दूसरा पॉइंट है कि अगर a एक प्राकृतिक संख्या है, अगर कोई प्राकृतिक संख्या दी हुई है उसमें हम 1 जोड़ देंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी वह भी प्राकृतिक संख्या होगी। ये इनका दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा पॉइंट देखिए कि एक किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती संख्या नहीं है। यानी एक जो है पहली प्राकृतिक संख्या है, एक किसी भी प्राकृतिक संख्या का
कि अनुवर्ती, अनुवर्ती का मतलब आगे की संख्या नहीं है। आगे की संख्या का मतलब कि अगर जैसे हम कोई कहने वाले कहते हैं कि अगर 0 में 1 जोड़ दें तो 1 हो जाता है, 0 में 1 जोड़ दें तो 1 हो जाता है। लेकिन हाँ, ये मानने वाली बात है कि अगर 0 में 1 जोड़ा जाएगा तो 1 हो जाएगा, लेकिन 0 जिसमें हम 1 जोड़ रहे हैं वह प्राकृतिक संख्या नहीं है ना। तो अगर हम 1 में से 1 घटा दें, जैसे 2 की मतलब इसमें अनुवर्ती दिया हुआ है, तो अगर इसकी पूर्ववर्ती निकाली जाए, जैसे 2 अनुवर्ती हो तो 2 की पूर्ववर्ती निकालेंगे तो 1 आएगा, 1 प्राकृतिक संख्या है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो 1 में से 1 निकालेंगे तो क्या बचेगा, 0। लेकिन 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो वही दिया हुआ है कि 1 किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती संख्या नहीं है। जैसे 2 है अनुवर्ती किसकी, 1 की, क्योंकि 2 1 में अगर 1 जोड़ देंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 किसकी अनुवर्ती है, 1 की। लेकिन 1 किसी की भी अनुवर्ती संख्या नहीं है। अगर है तो वो जिसकी होगी वह प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। समझ रहे। चौथा नंबर है, यदि 2 प्राकृतिक संख्याओं की अनुवर्ती संख्याएं एक ही हों, 2 प्राकृतिक संख्याओं की अनुवर्ती संख्याएं एक ही हों तो वे सर्वसम होगी, अर्थात समान होंगी। जैसे देखिएगा, अगर 2 प्राकृतिक संख्याओं की अनुवर्ती संख्याएं हैं और वो समान है तो इसका मतलब कि जो है वो संख्याएं भी समान होंगी। जैसे 3 3 है, कोई अनुवर्ती संख्याएं 3 3 है, तो अनुवर्ती संख्याओं की पूर्ववर्ती निकालेंगे तो 1 1 घटाएंगे, तो 3 में से 1 निकाला, तो उसमें भी दूसरे 3 में भी से 1 निकालेंगे तो 3 1 3 माइनस 1 3 माइनस 1 बचेगा, 2 माइनस बचेगा 2 2 2 बचेगा, तो वो कैसी हो जाएंगी, समान। देखिएगा, जैसे इस प्रकार ए बी बिलोंग करेगा एन को, अर्थात ए में 1 जोड़ेंगे बराबर बी में 1 जोड़ेंगे तो ए और बी कैसी होंगी, बराबर। अर्थात 2 प्राकृतिक संख्याओं की अनुवर्ती संख्याएं एक ही हों तो वे संख्याएं समान होंगी। यानी जैसे 2 और 3 की अनुवर्ती निकालेंगे तो 3 और 4 आएंगी जो कि समान नहीं है। समान तो तभी आएंगी जब दोनों प्राकृतिक संख्याएं भी समान होंगी। जैसे 2 2 की अनुवर्ती 3 3 आएंगी तो यही तो समान होगा। तो भाई जी कह रहे हैं कि प्राकृतिक संख्याओं की अनुवर्ती संख्याएं समान है तो वे संख्याएं भी समान होंगी, अर्थात आइडेंटिकल होंगी, अर्थात एक ही संख्या होंगी। 5वां नंबर है, यदि कुछ प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय S में 1 है तो उसका प्रत्येक अवयव का अनुवर्ती, इसके प्रत्येक अवयव A का अनुवर्ती A प्लस भी उसमें हो तो प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होगा, अर्थात n होगा। यानी पहला पद 1 है, दूसरा पद उसका अनुवर्ती हो यानी 1 प्लस 1 यानी 2 हो जाएगा। फिर अगला पद दूसरे का अनुवर्ती हो यानी 2 प्लस 1, अगला पद उससे का अनुवर्ती हो यानी 3 प्लस 1। तो इस तरह से 1 2 3 4 5 इस तरह से एक सीरीज मिलती चली जाएगी। ये कौन सी होगी, प्राकृतिक संख्याओं का। भाई इनका कहने का मतलब है यदि कुछ प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय S में 1 हो और आगे वाले पद इसके अनुवर्ती, पीछे वाले के अनुवर्ती दिए हुए हैं तो वे एक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय होगा। यानी प्राकृतिक यहाँ पे S माना है और प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय पीछे n माना था, तो भाई जब प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय हो जाएगा तो S बराबर हो जाएगा माने हुए समुच्चय के, यानी S बराबर n। उदाहरण है, देख लीजिएगा, a बटे बी बराबर c बटे डी दिया हुआ है तो सिद्ध कीजिए AC प्लस बी 2b स्क्वायर प्लस BC, नहीं AC प्लस 2b स्क्वायर अनुपात BC प्लस का C स्क्वायर प्लस 2BD अनुपात DC। तो ये अनुपात वाला है तो अनुपात वाला पद भाग में आ जाएगा, यानी ये आगे आ गया AC प्लस 2b स्क्वायर बटे में BC आ गया अनुपात वाला, उधर DC बटे में आ जाएगा। तिरछी गुणा कर लेंगे तो DC की गुणा हो जाएगी AC प्लस 2b स्क्वायर से और BC की गुणा हो जाएगी C स्क्वायर प्लस 2BD से। तो गुणा करेंगे तो DC तो D आ गया, A आ गया और C स्क्वायर हो गया, ऐसे प्लस का 2b स्क्वायर आ जाएगा और D तो ऐसा ही CBA आ जाएगा, यानी DA C स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर DC। ऐसे इधर गुणा करेंगे तो BC की घात 3 प्लस का 2b स्क्वायर CD आ गया। अब देखिएगा 2b स्क्वायर CD दोनों तरफ एक जैसे हैं तो ये कट जाएंगे तो बचेगा क्या, DAC स्क्वायर बराबर BC की घात
3, तो AD को छोड़ के C² उधर भाग में चला जाएगा, तो AD बराबर BC³ बटे C² हो जाएगा। C² से एक घात मतलब घात 2 कम हो जाएगी, तभी आ जाएगा AD बराबर BC। तो AD बराबर BC, तो इधर B इधर भाग में आ जाएगा और D दूसरी तरफ भाग में चला जाएगा, तो इधर आ जाएगा A बटे B बराबर C बटे D। यही हल हो जाएगा। 25 नंबर है योगात्मक तत्समक तथा योगात्मक प्रतिलोम को संक्षेप में वर्णन कीजिए। योगात्मक तत्समक का हमने मतलब बताया था। योगात्मक तत्समक का मीन्स कि अगर योगात्मक मीन्स योग करने पर, तत्समक मीन्स कि उनका योगफल ना बदले, यानी किसी संख्या में क्या जोड़ा जाए कि उसका योगफल ना बदले, वही योगात्मक तत्समक कहलाता है। तो किसी संख्या में शून्य जोड़ेंगे तभी तो योगफल नहीं बदलेगा, तो योगात्मक तत्समक होता है शून्य। तो वही दिया हुआ है, अर्थात किसी संख्या में यदि शून्य जोड़ दिया जाए तो योगफल वही संख्या होती है। अतः किसी पूर्णांक के लिए योगात्मक प्रतिलोम a + b शून्य बराबर a होगा। शून्य को योगात्मक तत्समक कहते हैं। अब योगात्मक प्रतिलोम किसी पूर्णांक के लिए ऐसा दूसरा पूर्णांक ढूंढना जिससे उनका योगफल शून्य हो जाए। किसी पूर्णांक, कोई दिया हुआ पूर्णांक है तो उसके लिए उसमें ऐसे पूर्णांक को जोड़ना जिससे उसका योगफल शून्य हो जाए। जैसे प्लस है, प्लस का 4 है तो इसमें माइनस का 4 जोड़ देंगे, तभी विपरीत चिन्ह हो जाएंगे तो ये कट जाएंगे, तो तभी तो आंसर शून्य आएगा। तो अर्थात किसी दिए हुए संख्या के विपरीत चिन्ह के साथ उसमें ऐड करने पर यानी जोड़ने पर योगफल शून्य हो जाता है। तो वही जो विपरीत चिन्ह वाली संख्या होती है वही योगात्मक प्रतिलोम कहलाती है। जैसे उदाहरण देखिएगा, 3 का योगात्मक प्रतिलोम -3 है, यानी 3 + 3 में -3 को जोड़ रहा, 3 + -3, 3 से 3 कट जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी 17 का -17 का +17 हो जाएगा। इसी तरह से आगे 26 नंबर क्रम विनिमय नियम क्या है। क्रम विनिमय नियम, यदि ये सारे पढ़े हुए हैं, एक बार देख लेंगे। यदि 2 धन पूर्णांकों 4 और 3 को जोड़ा जाए तो स्पष्ट है कि 4 में 3 जोड़ने से वही फल प्राप्त होगा जो 4 में जोड़ने से प्राप्त होता है। जैसे 4 में 3 जोड़ेंगे तब भी 7 आएगा और 3 में 4 जोड़ेंगे तब भी 7 आएगा। अर्थात क्रम बदल कर भी योग करने पर योगफल समान रहता है। ये हो गया योग का क्रम विनिमय नियम। साचार्य नियम को समझाइए। साचार्य नियम अलग अलग जोड़े बनाकर, जैसे यदि 3 धन पूर्णांक 4, 8 और 3 को जोड़ना है तो 4 और 8 के योग में 3 जोड़ने से वही फल प्राप्त होगा जो 8 और 3 में 4 को जोड़ने से प्राप्त होगा। जैसे लाल पेन से लिखा हुआ है रेड पेन से, 4 + 8 ब्रैकेट + 3 बराबर 4 प्लस ब्रैकेट में 8 + 3, तो इसे हमने जोड़ा तो ये आ जाएगा 4 8 12 और 3 इधर भी 15 आ गया, उधर आ जाएगा 8 3 11 और 4 15, दोनों तरफ 15 15 आ जाएगा। तो ये हो गया साचार्य नियम। योगात्मक तत्समक देखिएगा। योगात्मक तत्समक हम जानते हैं, अभी हमने पढ़ा था योगात्मक तत्समक और योगात्मक प्रतिलोम, अभी पढ़ा था बिल्कुल जस्ट अभी। तो ये उसी तरह से आप पढ़ेंगे, देख लेंगे, केवल कई बार पढ़ चुके हैं इसे इस राजन सीरीज में ही। आगे गुणात्मक तत्समक देखिए। गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक मीन्स गुणा करने पर, तत्समक मीन्स मान समान रहे, यानी किसी भी संख्या में किससे गुणा की जाए कि उसका मान समान रहे। अर्थात कोई संख्या दी हुई है 14, 14 में किससे गुणा करें कि 14 ही आए, तो 14 में 1 से गुणा करेंगे तो भी 14 आएगा। तो गुणात्मक तत्समक किसी भी संख्या का गुणात्मक तत्समक क्या होता है 1, और योगात्मक तत्समक क्या होता है 0। और गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, योगात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए मतलब उस संख्या की जरूरत होती थी कि जिससे वो जोड़ा जाए तो योगफल शून्य हो जाए, और गुणात्मक प्रतिलोम निकालने के लिए उस संख्या को ढूंढा जाता है कि जिससे गुणा किया जाए तो गुणनफल 1 आ जाए। जैसे -5 है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना होगा तो उल्टा कर देंगे, यानी -1/5 1/-5 से गुणा कर देंगे। और जैसे 1/4 है तो 1/4 का उल्टा 4 हो जाएगा, तो 1/4 को 4 से गुणा करेंगे तब 1 आएगा, तो 1/4 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 4। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 5 की गुणा 1/-5 से करेगी तो 5 का गुणात्मक हो जाएगा -1/5,
अगले में -5/8 का हो जाएगा 8/-5, यानी भिन्न को उल्टा कर देंगे, वही गुणात्मक प्रतिलोम हो जाता है। तीसरा नंबर है -2/3 और 3/4 को जोड़िए। हल है, दी हुई परमेय संख्याओं के हर क्रमशः 3 और 4 हैं, तो 3 और 4 का लासापा निकाल लेंगे। लासा आ जाएगा 12। तो पहले पद के हर यानी पहली भिन्न के हर यानी 3 से 12 को भाग करेंगे तो 3 चौक 12, 4 से गुणा कर देंगे ऊपर हर में, तो -2 × 4 प्लस जो लगा वो लगा लेंगे, प्लस पर दूसरे भिन्न के हर से गुणा भाग करेंगे तो 4 × 3 = 12, 3 को ऊपर अंश से गुणा कर देंगे यानी प्लस का 3 × 3, तो -2 चौको 8 यानी -8 प्लस 3 × 3 = 9, -8 + 9/12, ऊपर विपरीत चिन्ह तो घटेंगे, 9 में से 8 गया 1 आएगा, प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस के ज़्यादा हैं, तो ऊपर प्लस का 1/12, ये आंसर हो गया। आगे 9/-16 और -5/12 को जोड़िए। तो देखिएगा सबसे पहले क्या किया, माइनस के जो 16 में जो नीचे माइनस था ये हमने ऊपर कर लिया, ये हल नीचे दिया हुआ है, तो -9/16 लिख लिया, और -5/-12 है, तो ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कट गया, तो भिन्न बचेगी -9/16 प्लस के 5/12, 16 और 12 का लासा आ जाएगा 48, ये ऊपर लिया हुआ है, तो नीचे लासा 48 लिख दिया। अब 16 से 48 को भाग करेंगे तो पहली भिन्न के हर जो कि 16 है, 16 से 48 को भाग करेंगे, 16 × 3 = 48, 3 से गुणा कर देंगे ऊपर, ऐसे ही प्लस 12 है उसका हर, तो 12 से 48 को भाग करेंगे, 12 चौके 48, 4 से गुणा कर लेंगे, तो -9 × 3 = 27 प्लस का 20/48, ऊपर विपरीत चिन्ह तो घट जाएंगे, -27 में से 20 क्या बचा, -7/48, ये आंसर हो जाएगा। 32 नंबर है -23/8 और -5/12 को जोड़िए। तो -23/8 प्लस -5/12, 8 और 12 का लासा ले लेंगे, 24 आया, तो जैसे अभी हमने हल किए तो उसी तरह से ये हल कर लिए, तो -23 × 3 -5 × 2/24, तो इनकी गुणा हो जाएगी -69 -10/24, समान चिन्ह के हैं तो जुड़ जाएंगे, तो -79/24 आंसर हो जाएगा। 3 परमेय संख्या इतने को जोड़िए, -5/9 -7/12 और 11/8, तीनों को प्लस चिन्ह लगा के लिख लिया, तीनों का लासा ले लिया हमने, तीनों का एक साथ लासा ले लेंगे, तो तीनों का एक साथ लासा आ जाएगा 36, 9, 12 और 18 का गुणनखंड करेंगे, लासा लेंगे तभी आएगा 36। तो अब 9 से 36 को भाग करेंगे, पहले भिन्न के हर यानी 9 से 36 को भाग करेंगे, 9 चौके 36, तो अब जो 4 आया 4 की पहली भिन्न के अंश से गुणा कर देंगे यानी -5 × 4, अब प्लस माइनस हो जाएगा, भाई प्लस चिन्ह है और ब्रैकेट के अंदर माइनस है दूसरी भिन्न के अंदर, तो प्लस माइनस आ गया, वो लिख लिया, 12 दूनी, अब दूसरी भिन्न के हर से भाग करेंगे तो 12 × 3 = 36, 3 से गुणा कर देंगे यानी 7 × 3 प्लस 18 से भाग करेंगे, 18 दूनी 24, 18 × 3 = 36, नहीं सॉरी 18 दूनी 36, 18 यानी 2 से गुणा कर देंगे, तो ऊपर आ जाएगा -20, -7 × 21 और प्लस के 11 दूनी 22, तो -20 और -21 -41 प्लस 22/36, और ये विपरीत चिन्ह है तो घट जाएगा, तो -41 में से 22 चला जाएगा, -19/36, ये आंसर हो जाएगा। 34 नंबर देखिएगा, -3/2 गुणा 4/5 प्लस 9/5 गुणा -10/3 -1/2 गुणा 3/4, देखिएगा, तो -3/2 गुणा 4/5 प्लस 9/5 -10/3 -1/2 गुणा 3/4, दूसरी वाली ब्रैकेट में देखिए 3 नीचे है, ऊपर 9 है, तो 3 से 9 को काट दिया, 3 × 3 = 9, ऊपर बचा केवल 3, तो इधर अब गुणा कर लेंगे सबकी, अंश की अंश में हो जाएगी, हर की हर में हो जाएगी, तो -4 और 3 -3 और 4 की गुणा हो जाएगी, -12/2 और 5 की हो जाएगी 10, यानी -12/10, ऊपर हो जाएगी दूसरी भिन्न में, दूसरी ब्रैकेट में -3 × 30 यानी -30/5, तीसरी में हो जाएगी -3/8, तो -12/10 प्लस -30/5 -3/8, तो 10, 5 और 8 का लासा लेंगे, आ जाएगा 40। तो जैसे अभी जस्ट हमने अभी पीछे सवाल नंबर 33 हल किया था, उसी तरह भिन्नों के हर से यानी पहली भिन्न के हर यानी 10 से 40 को भाग कर देंगे, 10 चौके 40, 4 से ऊपर गुणा हो जाएगी -12 को, तो -12 × 4 प्लस माइनस आ जाएगा, 5 × 8 = 40, 8 से गुणा हो जाएगी दूसरी भिन्न के अंश को, यानी 30 × 8, ऐसे ही
8 पंजे 40 यानी 5 से गुणा हो जाएगी, माइनस का 3 गुणा 5, तो ये आ जाएगा 12 चौके 48, माइनस का 48, माइनस के 240, माइनस के 15, तीनों एक जैसे चिन्ह हैं तो तीनों जुड़ जाएंगे, सारे जुड़ेंगे तो आ जाएगा माइनस का 303/40। इसी तरह से भाग कीजिए 35 नंबर में। तो भाग करने में क्या है कि दो भिन्नें दी होती हैं तो दूसरी भिन्न को उलट देते हैं और भाग की जगह पर गुणा का चिन्ह लगा देते हैं। फिर अंश की अंश से कर लेते हैं, हर की हर से। जैसे देखिएगा 4 सवाल दिए हुए हैं, तो पहला देखिएगा 7/11 भाग 5/4, तो दूसरी भिन्न को हम उलट देंगे, यानी 5/4 की जगह 4/5 कर देंगे और भाग की जगह चिन्ह हो जाएगा गुणा। तो 7/11 गुणा 4/5, तो 7 और 4 की ऊपर गुणा हो जाएगी, 7 चौके 28 बटे 11 पंजे 55। ऐसे ही दूसरे में हुआ और यही तीसरे में, यही चौथे में। आगे देखिए 36 नंबर समीकरण से आप क्या समझते हैं। समीकरण में ज्ञात और अज्ञात राशियाँ दी होती हैं। अगर समीकरण में एक अज्ञात राशि हो तो उसी चर राशि वाला समीकरण कहा जाता है। अगर 2 अज्ञात राशियाँ हो तो उन्हें 2 चर राशि वाला समीकरण कहा जाता है। अर्थात समीकरण की सीधी सी परिभाषा समझिए, समीकरण में बराबर का चिन्ह होता है, यानी कह सकते हैं कि समीकरण एक समता सूचक चिन्ह होता है। समता मीन्स बराबर वाला। समीकरण एक समता सूचक व्यंजक होता है जिसमें 2 पद होते हैं। सही है, समीकरण एक समता सूचक व्यंजक होता है। और समीकरण उसे कहते हैं जिसका जो केवल और केवल एक चर के किसी एक मान पर संतुष्ट होता है। चर के किन्हीं निश्चित मान पर संतुष्ट होता है। यानी वह समीकरण, वह बीजीय व्यंजक जो किसी निश्चित मान पर, जो चर के किसी निश्चित मान पर संतुष्ट होता है, समीकरण कहलाता है। जैसे x + 7 = 12 है, तो इसमें हम अगर इसे हल करें तो x 12 7 उधर घटेगा जाके, तो x = 5 आएगा। तो हर हाल में ये x = 5 पर ही सरल होगा। नीचे x² + 6 = 10 है, तो इसे भी हल करेंगे तो इसके भी मान निश्चित आएंगे। यानी ये समीकरणें जो दी हुई हैं, ये सारी x के निश्चित मानों पर हल होंगी, यानी एक निश्चित मान पर दोनों पक्ष बराबर होंगे, तो ये हो गए समीकरण। और देखिए x में अगर घात कैसे पहचाने जाती हैं कि अगर जो चर x, y, z या ABC जो p, q, r जो यूज होते हैं, अगर इनमें घात कुछ नहीं है, यानी 1 है, किसी की घात कुछ नहीं होगी तो 1 होगी। अगर वह पद ही नहीं होगा तो घात 0 होगी। ठीक है, अगर घात 1 है तो वह एक पदीय व्यंजक हो जाएगा, 1 घातीय हो जाएगा। अगर 2 घात है तो 2 घातीय हो जाएगा, 3 घात है तो त्रिघातीय हो जाएगा। और सबसे बड़ी घात देखी जाएगी, सबसे बड़ी घात अगर 4 है तो वह चतुर्घात व्यंजक, बहुपद या व्यंजक हो जाएगा। और अगर एक पद होगा तो एक पदीय, 2 पद होंगे तो द्विपदीय, 3 पद होगा तो त्रिपदीय व्यंजक हो जाएगा। इसी तरह से 37 नंबर देखिए, त्रिघात समीकरण को उदाहरण देकर समझाइए। त्रिघात समीकरण यानी ऐसा समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो, 3, त्रिघात समीकरण कहलाता है। जैसे ये दिया हुआ है x की घात 3 + x² + x + 5 = 0, तो इसमें सबसे बड़ी घात 3 है, तो ये हो जाएगा त्रिघातीय व्यंजक समीकरण। ऐसे ही इस अगले वाले में 7x की घात 3, इसमें भी सबसे बड़ी घात 3 है, तो ये भी त्रिघातीय समीकरण हो जाएगा। 38 नंबर, x + 4y की होल घात 3 माइनस x - 4y की होल घात 3 को सरल कीजिए। तो इसमें पहले में a + b की होल घात 3 बराबर a की घात 3 + b की घात 3 + 3ab ब्रैकेट में a + b वाला फार्मूला लगाकर इसे हल करेंगे, जो कि यहाँ पे किया गया है। और अगले में x - 4y को, इसको a - b की होल घात 3 यानी a की घात 3 - b की घात 3 माइनस का 3ab × a - b की तरह से हल कर लेंगे। फिर पहले वाला जो आएगा, जैसे ये आया x की घात 3 + 12 x² + 48 xy² + 64y की घात 3, और लास्ट वाला इसका आया है x की घात 3 - 12 x² + 48 xy² माइनस के 64 xy की घात 3। फिर ऊपर वाले में से नीचे वाला घात पद घटा देंगे व्यंजक, तो ऊपर वाला लिखेंगे, फिर ब्रैकेट लगा के नीचे वाला बाद वाला लिखेंगे ब्रैकेट लगा के। तो जब ब्रैकेट खोलेंगे तो चिन्ह, इससे पहले माइनस देखिएगा, ऊपर वाला व्यंजक हल लिख लिया, फिर ब्रैकेट बंद कर दी, फिर माइनस का चिन्ह लगाया और ये नीचे वाला लिख लिया।
फिर ब्रैकेट बंद कर दी। तो ऊपर ये जो पहली ब्रैकेट है इससे पहले प्लस है तो कोई चिन्ह नहीं बदलेगा, दूसरी से पहले माइनस है तो चिन्ह बदल जाएंगे। तो बदल जाएंगे तो x की घात 3 वाले पद, नहीं सॉरी, हाँ x की घात वाले पद चेंज हो जाएंगे और 48x बाई स्क्वायर प्लस माइनस के दिख रहे हैं तो ये x की घात 3 और 48x बाई स्क्वायर ये आपस में कट जाएंगे। बाकी जो शेष बचेगा ये 12x स्क्वायर बाई बचा और 12x स्क्वायर बाई आगे है तो ये जुड़ जाएंगे, 12 12 24x स्क्वायर बाई और ये 64y की घात 3, अगर लास्ट में 64y की घात 3 तो ये हो जाएगा 64 128y की घात 3 हो जाएगा। इस शायद यही सेम सवाल एक्सरसाइज जब चैप्टर कराया था तब करवाया गया है, तो इसे आप देखेंगे और यहाँ से भी मतलब करके देखेंगे। पहले देखिए 39 नंबर, x की घात 3 प्लस 8 बाई की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए यदि x प्लस 2y बराबर 8 और xy बराबर 6। तो देखिएगा x प्लस 2y बराबर 8 और xy बराबर 6 दिया हुआ है तो x की घात 3 और 2y की घात नहीं 8y की घात 3 का मान निकालना है। तो जो x प्लस 2y बराबर 8 दिया हुआ है तो इसे हम लिखेंगे, तो x प्लस 2y बराबर 8 देखिएगा आप, तो इसका हम होल घात 3 खोल देंगे इसको, तो x की घात 3 प्लस 2y की घात 3 प्लस का 3 गुणा x गुणा 2y ब्रैकेट में x प्लस 2y, तो x की घात 3 प्लस 8y की घात 3 प्लस का 6xy इंटू x प्लस 2y। तो ये x की घात 3 और जो 8y की घात 3 है इसको छोड़ के जो 6xy इंटू x प्लस 2y है इसे दूसरी तरफ भेज देंगे। तो ये x की घात 3 और 8y की घात 3 ये इसमें x प्लस y की होल घात 3 में से घट जाएगा आके, तो x की घात 3 प्लस 8y की घात 3 का मान निकालना है। तो इसे एक तरफ रखा, बाकी जो 6xy वाला पद है इसे दूसरी तरफ भेज देंगे। तो ये x प्लस 2y की घात 3 में से घटेगा आके, तो x प्लस 2y की घात 3 माइनस के 6xy इंटू x प्लस 2y। तो इसकी अब x प्लस 2y का मान 8 है तो इसकी जगह रख दिया 8, तभी हो गया 8 की घात 3 माइनस का 6 गुणा xy का मान 6 गुणा x प्लस 2y का मान 8। तो 8 की घात 3 का मान आ जाएगा 512 माइनस इनकी सबकी गुणा आएगी वो 288, 512 में से 288 घट जाएगा, आ जाएगा 224। विलोपन विधि ये आप पढ़ेंगे और विलोपन विधि द्वारा समीकरणों को किस तरह से हल किया जाता है। विलोपन विधि में पहली बात तो समीकरणों को उनके जो गुणांक होते हैं गुणांक बराबर करके जोड़ और घटाकर हल किया जाता है। और यहाँ पर जो समीकरणें दी हुई हैं इनके गुणांक ऑलरेडी बराबर हैं तो ये डायरेक्ट जोड़ घटा दी जाएंगी, तो यही विलोपन विधि है। विलोपन विधि का मतलब होता है कि जब पहले x y का मान निकालना है तो x वाले पदों के गुणांक बराबर कर लेंगे, अगर नहीं बराबर हैं तो, और x वाले पदों के गुणांक बराबर करके जोड़ या घटा लेंगे तभी x वाले कट जाएंगे, y का मान आ जाएगा। फिर जब x का मान निकालना होगा तो y वाले पदों को गुणांक बराबर करके और उनको जोड़ा घटाया जाएगा तब मान निकल के आएगा। तो ये इस तरह के समीकरणों को मतलब उनके एक बार x वाले पदों के गुणांक समान करके जोड़े घटाएंगे, एक बार y वाले पदों को उनके गुणांकों को समान करेंगे और जोड़ेंगे घटाएंगे, तो इस तरह से x y के मान निकलेंगे। तो यही है कि विलोपन विधि द्वारा समीकरणों को हल किया जाता है इसी तरह से, यानी गुणांकों को बराबर करके जोड़ना घटाना विलोपन विधि के अंतर्गत आता है। असमीकरण को उदाहरण सहित समझाइए। असमीकरण, अब नहीं पहले इसमें विलोपन विधि जैसे देखिए 2x प्लस वाई है बराबर 8, दूसरी है 2x माइनस वाई बराबर 4। तो 2x प्लस वाई बराबर 8 पहली समीकरण हो गई, 2x माइनस वाई बराबर 4 दूसरी समीकरण हो गई। तो इसमें पद गुणांक बराबर हैं तो x वाले भी समान हैं, दोनों में 2 हैं और y वाले दोनों में भी 2 1 1 है। तो पहले क्या है, दोनों को संख्यात्मक रूप में समान है परंतु उनके चिन्ह भिन्न है, अतः समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर 1 और 2 को जोड़ देंगे तभी y प्लस है और y माइनस है तो ये कट जाएगा और x का मान निकल आएगा। तो y से y कट जाएगा तभी 2x 4x बराबर 8 और 4 12 है, तो 4x बराबर 12 है तो x बराबर 12/4 यानी 3 आ जाएगा। अब पहली में से दूसरी को घटाएंगे तो 2x में से 2x चला जाएगा यानी 2x प्लस का है और माइनस का हो जाएगा तभी कट जाएगा, 2x कट जाएगा
और ये जो बाई प्लस का है और नीचे बाई माइनस है तो वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो बाई बाई 2 बाई बराबर 8 में से 4 क्या 4, तो 2 बाई बराबर 4, तो बाई बराबर आ जाएगा 2, 4/2 यानी बाई बराबर 2 आ जाएगा। तो मान आ जाएगा x बराबर 3, बाई बराबर 2। 41 असमीकरण को उदाहरण सहित समझाइए। असमीकरण यानी वो समीकरण ना हो। सबसे पहली पहचान तो समीकरण की होती है कि उसमें बराबर का चिन्ह होगा। अगर बराबर का चिन्ह दिया हुआ नहीं है तो इसका मतलब वो समीकरण नहीं है। और समीकरण नहीं है इसकी पहचान ये होगी कि उसमें बराबर का चिन्ह नहीं होगा, छोटा बड़ा वाला चिन्ह होगा, तो वही समीकरणें नहीं होंगी। तो देखिए पढ़ लीजिएगा इसे आप। जब कोई वस्तु किसी अन्य वस्तु से छोटी या बड़ी होती है तो इस संबंध को असमीकरण कहते हैं। जैसे 4 3 से बड़ा है तो इसको इस चिन्ह से संबंधित करते हैं। तो इस और 2 छोटा है 4 से तो इसको इससे संबंधित करते हैं। तो 2 इज स्मॉल देन 4। तो ये 2 उदाहरण समीकरण के हैं, यानी असमीकरण के हैं। ये समीकरणें नहीं होती। यानी सबसे पहली पहचान है कि x समीकरण में समता सूचक यानी बराबर का चिन्ह होगा। अगर बराबर का चिन्ह नहीं है, इसके अलावा कोई और चिन्ह है, तो वह समीकरण नहीं होगी। ध्यान रखिएगा। आगे देखिएगा 42 नंबर, x/3 - 5 बराबर 7 को हल कीजिए, उत्तर की जांच कीजिए। तो x/3 - 5 बराबर 7। तो x वाला पद का मान निकालना है, तो x वाले को छोड़ के बाकी सारे पद दूसरी तरफ। तो 5 दूसरी तरफ जाएगा, माइनस में है, उधर दूसरी तरफ जाएगा प्लस में। तो x/3 बराबर 7 में जुड़ जाएगा, तो 7 + 5, तो x/3 बराबर 12 है। तो 3 इधर भाग में उधर गुणा में जाएगा, तो x बराबर 12 × 3, तो x बराबर आ जाएगा 12 × 3 = 36। x बराबर आ जाएगा 36। तो अब x बराबर जांच करेंगे। तो ये जो सवाल दिया हुआ है x/3 - 5 बराबर 7, तो इसमें x बराबर जो हमने 36 निकाला है, तो x की जगह पर ये 36 रखेंगे, तो दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए। तो x की जगह पे 36 रख रहे हैं, तो 36/3 - 5 बराबर 7। तो 3 से 36 कट जाएगा, 12 - 5 बराबर 7। 12 में से 5 गया 7 बराबर 7, दोनों पक्ष बराबर आ गए, अतः समीकरण अतः हल सही है। ऐसे 43 नंबर देखिए, समीकरण 5x + 2x + 3 बराबर 12/7 को हल कीजिए। तो सीधे डायरेक्ट तिरछी गुणा कर लेंगे। तो 7 की गुणा हो जाएगी 5x + 2 से, और 12 की गुणा हो जाएगी 2x + 3 से। इस तरह के सारे सवाल तिरछी गुणा से हल करेंगे। तो अंदर गुणा कर लेंगे, तो 7 की 5x से गुणा 35x + 7 की 2 से गुणा 14, तो 35x + 14। ऐसे ही उधर 24x + 36, x वाले एक तरफ कर लेंगे, तो जो 24x है इधर आ जाएगा, घट जाएगा आके। तो 35x - 24x, 14 उधर घटेगा जाके, तो 36 - 34 पक्षांतरण कर लिया। तो 35 में से 24 गया 11x बराबर 36 में से 14 गया 22। तो 11x बराबर 22, x बराबर 22/11, x बराबर 2। जांच करेंगे तो x की जगह पर 2 रखेंगे, दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए। तो x की जगह 2 रखेंगे, तो 5 × 2 प्लस का 2/2 × 2 + 3। तो 5 दूनी 10 + 2 बटे 2 दूनी 4 + 3, 10 तो 12/4 3 7, 12/7 बराबर 12/7। दोनों पक्ष बराबर आ गए। 44 नंबर देखिए, समीकरण x + 7 बटे 3x + 16 बराबर 4/7 को हल कीजिए। तो यहाँ पर भी तिरछी गुणा करेंगे। तो 7 की गुणा हो जाएगी x + 7 से, और 4 की गुणा हो जाएगी 3x + 16 से। तभी ये 7x + 7 × 7 = 49 बराबर 4 × 3 = 12x प्लस के 16 × 4 = 64। तो ये अब 12x इधर घटेगा आके 7x में से, तो 7x - 12x बराबर 64, माइनस के 49 उधर जाएगा तो माइनस में। तो 7x - 12x बराबर 64 - 49, तो घटेगा। तो ये 7x और 12x विपरीत चिन्ह गया तो घटेंगे। तो 12 में से 7 गया 5x का आएगा माइनस का, क्योंकि माइनस के ज़्यादा हैं। तो माइनस के 5x बराबर 64 में से 49 गया 15। तो x बराबर 15 बटे -5, यानी 5 × 15, x बराबर आ जाएगा -3। तो x बराबर 3 रखेंगे और हल करेंगे। तो x बराबर 3 रखेंगे, यानी कि x की जगह -3 प्लस का 7 बटे 3 गुणा -3 प्लस का 16 है। तो ऊपर -3 है, प्लस का 7 है, विपरीत चिन्ह है तो घट जाएगा। तो 7 में से 3 गया, प्लस का 4 बचा। ऐसे ही 3 × 9 प्लस का 16 है, माइनस के 9 + 16, 16 में से 9 गया 7 बचेगा, यानी 4/7 बराबर 4/7 आ जाएगा। 45 नंबर देखिए, सर्वसंख्या को सरल कीजिए। सर्वसंख्या को समझाइए। सर्वसंख्या देखिए, वह बीजीय पद
जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य हो सर्वसंख्या कहलाती है। सीधी सी इतनी ही परिभाषा है। समीकरण क्या था कि चर के किसी निश्चित मान के लिए सत्य होगा, और सर्वसंख्या में क्या होता है कि बीजीय पद जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होगा, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 सबके लिए सत्य होगा तो वो सर्वसंख्या होगा। अगर किसी निश्चित के लिए सत्य है तो वो समीकरण होगा। आंसर देखिएगा, जैसे ये उदाहरण दिया हुआ है a + 2 × a + 3 बराबर a² प्लस का 5a प्लस का 6। तो a बराबर 1 पर देखते हैं, तो 1 + 2 × 1 + 3 बराबर a² प्लस का 5 गुणा a प्लस का 6। तो ये जगह 3 × 4 बराबर 1 + 5 + 6, तो 3 चौक 12 बराबर 12। a बराबर 2 पर देखते हैं, तो 2 + 2 × 2 + 3 बराबर 2² प्लस 5 गुणा 2 प्लस का 6, तो दूनी 4 यानी 4 गुणा 2 3 2 और 3 5 बराबर 4 + 10 + 6, तो ये हो जाएगा 20 बराबर 20। अर्थात चर के ए के प्रत्येक मान पर सत्य हैं, अतः ये सर्वसंख्या है। तो चर के प्रत्येक मान पर सत्य होगा तो वह सर्वसंख्या, अगर किसी निश्चित मान पर सत्य है तो वह समीकरण। एक पदीय व्यंजक तथा द्विपदीय व्यंजक की गुणा किस प्रकार की जाती है, उदाहरण सहित समझाइए। एक पदीय व्यंजक और बहुपदीय व्यंजक की गुणा देखिएगा, जैसे 5 × 16 है, तो 16 अभी 5 भी एक पदीय है, 16 भी एक पदीय है। 16 को 2 पद में तोड़ सकते हैं, तो 16 को तोड़ लेंगे 10 + 6 में, तो 5 × 10 + 6। तो जब गुणा करेंगे तो 5 की 10 से अलग होगी और 6 से अलग होगी। तो आगे देखिएगा आप, जैसे 5 उदाहरण नंबर 1 देखिएगा, 5 की गुणा की जा रही है x + 4 से। तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी पद हैं तो बाहर वाले पद से अंदर सभी पदों से गुणा होगी, चाहे भी कितने भी पद क्यों ना हो। जैसे 5 अंदर x + 4 है, तो x + 4 यानी x और 4 है, तो दोनों से 5 की गुणा होगी। तो 5 की गुणा पहले x से हो जाएगी, तो 5 × x प्लस 5 × 4, तो बराबर 5x प्लस का 5 चौक 20। ऐसे ही दूसरे में 8 से गुणा किया गया है 3x + 2y को, तो 8 की पहले 3x से होगी प्लस 8 की 2y से होगी, तो 8 × 3x प्लस 8 × 2y, 8 × 24x प्लस के 8 दूनी 16y। ऐसे ही 2x की 4x - 3y से गुणा करेंगे, तो 2x की पहले 4x से होगी, तो 2x × 4x माइनस 2x × 3y, 2 चौके 8 x² माइनस के 2 3 6 xy। इसी तरह से आगे गुणा होगी, 3x की 5x² से भी होगी, 3x की 4y से भी होगी, तभी 5 3 15 x² x की घात 3 माइनस के 3 चौक 12 × xy। 5xy और 3x² प्लस xy की गुणा कीजिए, तो इसमें 5xy और इनकी गुणा करेंगे तो 5xy ब्रैकेट में 3x² प्लस का xy, तो 5xy की 3x² से गुणा होगी, 5xy गुणा 3x²। चित्र को ना देखिएगा ज़्यादा है, सीधे समझिएगा। 5xy की गुणा हो जाएगी 3x² प्लस xy से हुई होगी, तो प्लस का 5xy गुणा xy, तो 5 3 15 x² x की घात 3 आ जाएगा और y आ जाएगा प्लस के 5 x² y² हालांकि आती होंगी गुणा सारी। देखिएगा 47 नंबर, व्यंजक x² माइनस के 3x प्लस 2 और x + 4 बटे x + 2 का गुणनफल ज्ञात कीजिए और परिणाम को निम्नतम रूप में व्यक्त कीजिए। तो x² माइनस के 3x प्लस 4 और x + 4 बटे x + 2। तो क्या किया गया, जो x² प्लस का 3x + 2 है, इसको द्विघात समीकरण से हमने हल कर लिया, तो इसका मान आ जाएगा x + 1 x + 2। यानी मध्य पद को ऐसे गुणनखंडों में तोड़ेंगे नहीं, मतलब अंतिम पद और पहले पद x² वाले पद की गुणा करेंगे, फिर अंतिम पद का चिन्ह देखकर उनके गुणनखंड ऐसे करेंगे कि जोड़ मध्य पद के बराबर आ जाए। तो इस तरह से इनके गुणनखंड करेंगे तो x + 1 x + 2 आएगा। तो x² प्लस 3x + 2 की जगह पर x + 1 × x + 2 रख लेंगे, तो रख लिया, तो x + 2 से x + 2 कट गया, तभी बचेगा x + 1 × x + 4। तो यही आंसर हो जाएगा। इनकी गुणा कर लेंगे तभी x² प्लस 5x प्लस का 4 आ जाएगा। 48 नंबर, निम्नलिखित व्यंजक का परिमेय व्यंजक के रूप में व्यक्त कीजिए। परिमेय व्यंजक के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिएगा
परमेय व्यंजक मतलब अभी इसमें 2 पद हैं तो एक ही पद में व्यक्त करना है और अंश हर में भी हो। परमेय का मतलब अंश हर में हो और व्यंजक का मतलब एक ही हो। तो देखिएगा, तो x प्लस 2 प्लस 3x प्लस 2 बटे एक्स माइनस 4 इंटू 2x² माइनस के 7 बटे एक्स प्लस 2। आगे देखिए क्या हुआ कि x प्लस 2 ये तो ऐसा ही सेम रहा, प्लस 3x प्लस 2 इंटू 2x² माइनस के 7 बटे एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2। अब क्या किया गया है, अब किया ये गया है कि ऊपर दोनों ब्रैकेट्स दोनों पदों की गुणा हो गई और नीचे भी दोनों पदों की गुणा हो जाएगी, तभी आ जाएगा x प्लस 2 और इधर गुणा को मैंने दिखाया है कलम से, तभी आ जाएगा 6x³ प्लस 4x² माइनस के 21x माइनस के 14 बटे x² प्लस के माइनस के 2x माइनस के 8। अब x प्लस 2 के बटे में कुछ नहीं तो 1 है, तो तिरछी गुणा कर लेंगे और नीचे 1 जो हर में 1 होगा तो 1 और x² माइनस 2x माइनस के 8 की गुणा आ जाएगी, तभी x प्लस 2 से x² माइनस 2x माइनस 8 की गुणा हो जाएगी, प्लस 6x² माइनस के 4x² माइनस का 21x माइनस के 14। इनकी गुणा करेंगे तो आएगा x³ प्लस 2x² माइनस के 2x² प्लस माइनस 8x माइनस के 4x माइनस 16 प्लस ये वाला पद आ जाएगा और सजातीय पदों को जोड़ लेंगे, सजातीय पदों को घटा लेंगे, तभी आंसर आ जाएगा 7x³ प्लस 4x² माइनस का 33x माइनस का 30 बटे x² माइनस 2x माइनस के 8। तो इस तरह से हमने आज 47 सवालों को हल किया है। बाकी सवालों को अगली वीडियो में लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।